जय हिंद। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है मायावती की हंसी का राज, मुस्लिम वोटर्स पर हो रही सियासत पर क्यों खामोश है बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान क्या है सीक्रेट पैक्ट और इलेक्शन कमीशन का मिजाज क्यों है कभी गर्म और कभी नर्म। वेलकम टू इलेक्शन न्यूज लाइन। हम आपको सियासी पार्टियों की हकीकत बताते हैं ताकि आप सियासत का असली चेहरा समझ सकें। आज का सफर शुरू करने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। सख्त मिजाज मायावती दिख रही है नर्म, वोटर्स की बेरुखी से मायावती के तेवर पड़ चुके हैं ढीले। मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी है खामोश, चुपके से कर रही है उन्हें अपने हक में करने की सियासत। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब भी है साथ साथ बयानबाजियों से वोटर्स में भ्रम फैलाने की कर रही है कोशिश। और यूपी इलेक्शन में बड़बोले नेताओं की मनमानी जारी, चुनाव आयोग का रुख कभी गर्म तो कभी नर्म। एक गाना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहरहाल चौथे फेज की वोटिंग के दिन जब मायावती लखनऊ में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमारी सीटें 2007 से भी ज्यादा आएंगी। लेकिन फिर से वही गाना कि कहीं इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज की बात तो नहीं है, क्योंकि मायावती उमूमन हंसती नहीं है, हमेशा उनके चेहरे पर एक सख्त भाव बना रहता है। आखिर मायावती की इस हंसी का राज क्या है? चौथे फेज की पोलिंग के दिन सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। तमाम वीआईपी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर मायावती भी करीब 11:30 बजे मॉल एवेन्यू के पोलिंग सेंटर पर पहुंची। वोट डालने के बाद मायावती बाहर आईं तो मीडिया कर्मियों ने सवाल किए। मायावती हंसते हुए बोलीं, हमारी सीटें 2007 से भी ज्यादा आएंगी। माया की इस मुस्कुराहट पर सियासी पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, लेकिन मायावती के नजदीकी एक पुलिस ऑफिसर की माने तो बहन जी के चेहरे पर जब सख्त भाव दिखता है तो लगता है वह स्ट्रांग हैं, लेकिन जब उनके अंदर कोई कमजोरी होती है तो वो इसे छिपाने के लिए बनावटी हंसी बिखेरती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोई रिपोर्टर हिम्मत करके सवाल पूछता है तो माया के चेहरे पर सख्त भाव दिखाई देते हैं। ऐसा ही वह अफसरों की बैठक में भी करती हैं। मायावती को बहुत कम मौकों पर ऐसी हंसी बिखेरते देखा गया है। यहाँ तक कि अपने जन्मदिन पर नोटों की माला पहनते वक्त भी उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान नहीं थी। और तो और 2007 में जब क्लियर मेजोरिटी आने पर भी उन्होंने ऐसी मुस्कान नहीं बिखेरी। तो इस बार की उनकी इस रहस्यमयी हंसी का राज क्या है? इलेक्शन से पहले मायावती ने कभी आवाम से सीधे राब्ता कायम नहीं किया। पार्टी के एमपी और एमएलए तक से वे जल्दी मुलाकात नहीं करती थीं। जनता दरबार उन्होंने कभी लगाया ही नहीं। अपनी सरकारी रिहाइशगाह 5 कालिदास मार्ग में दिन भर टीवी देखना या आराम करना उनका रोज का मामूल है। सरकारी रिहाइशगाह से कैबिनेट मीटिंग में जाते वक्त रास्ते को पानी से धुला जाता था। 40-50 एजेंडे वाली कैबिनेट मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो जाती थी। अब बहन जी जनता से मिल रही हैं, हाथ हिला रही हैं, ज्यादातर हाथ जोड़ रही हैं। अब न सड़क धुली जा रही है और न ही उन्हें धूल से एलर्जी हो रही है। बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदली हुई है, चेहरे की सख्ती और अंदर की मजबूती गायब है। कहते हैं बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी कहानी कह जाती है। मायावती आजकल जो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं उससे इतना तो साफ है कि बहन जी अपनी पूरी रौ में नहीं हैं। उनका पुराना अंदाज नहीं दिख रहा है। ऐसे में मायावती का ये दावा कि हमारी सीटें 2007 से ज्यादा आएंगी, इस पर शक तो होता ही है। साथ ही मायावती के इस बयान के हिसाब से देखें तो लगता है खुद मायावती का कॉन्फिडेंस भी कमजोर हुआ है। खैर,
इस बार के यूपी असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को लेकर जितनी बातें हो रही हैं उतनी पहले कभी नहीं हुई थीं। मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर ही जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी रियासत में सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीएसपी ने भी 85 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करके सियासत की बाजी अपने नाम करने की कोशिश की है, लेकिन मुसलमानों पर होने वाली इतनी ज्यादा सियासत से जाहिर है कि मुस्लिम वोट भी उतनी ही तेजी से तकसीम होगा और इसका फायदा किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को ही पहुंचने जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार के इलेक्शन में सबसे ज्यादा खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात जब भी होती है, बीजेपी उसकी मुखालफत करती है। रिजर्वेशन के नाम पर जाहिर इस मुल्क की बड़ी जातें खुश नहीं हैं, क्योंकि रिजर्वेशन से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। इन बड़ी जातों में जहां हिंदुओं के दरमियान से ब्राह्मण और क्षत्रिय आते हैं, वहीं मुसलमानों में से शेख, सैयद और पठान आते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि छोटी जातों को रिजर्वेशन मिले और इस तरह उनकी अपनी तरक्की की तमाम राहें बंद कर दी जाएं। ऐसे में बड़ी जात के जो हिंदू वोटर्स हैं, उनका झुकाव धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अपनी झोली में खुद ब खुद आते इन वोटों से बीजेपी आजकल काफी खुश दिखाई दे रही है। इसलिए उसको ज्यादा चुनाव प्रचार की या राम मंदिर जैसे मुद्दे को शिद्दत के साथ अवाम के बीच उठाने की जरूरत नहीं पेश आ रही है। बीजेपी चाहती भी यही है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के दरमियान सैरुकी मुकाबला हो, ताकि बीजेपी का अपना रिवायती वोट बगैर किसी तकसीम के उसकी झोली में पड़ जाए और इस तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाए। हिकमत अमली के मद्देनजर बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन की लीडर सुषमा स्वराज, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर अरुण जेटली, पार्टी के सदर नितिन गडकरी, सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह और उमा भारती को एक साथ चुनाव प्रचार में उतारकर बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। नरेंद्र मोदी को मनाकर इलेक्शन कैंपेन के लिए न लाना और यूपी न आने के उनके फैसले पर खामोशी इख्तियार कर लेना भी बीजेपी की इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा लगता है। बीजेपी के अंदर शुरू में चुनावी यात्रा निकालने को लेकर जिस किस्म की अंदरूनी रस्साकशी जारी थी और जिस तरह पार्टी का लीडर यूपी का अगला चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था, वह झगड़ा अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता दिख रहा है। शायद अब इन लीडरों को महसूस हो गया है कि चुनावी नतीजे उनके फेवर में आने वाले हैं, इसलिए सबने अब आपसी झगड़ों को भुलाकर खामोशी इख्तियार कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रियासत में सरकार बनाने का ख्वाब ही देखते रहें और बीजेपी उन सबसे आगे निकल जाए। अभी 4 मरहले की ही वोटिंग हुई है। इन बड़ी पार्टियों के पास अब भी वक्त है। वो किसी खास मजहब या जात की बात न करके अगर यूपी के आम लोगों के मसाइल और उनका हल निकालने की बात करें तो शायद बाकी के 3 मरहलों में यूपी के वोटर्स उनका साथ दे दें। वरना कहीं ऐसा न हो कि हर कोई मुसलमान चिल्लाता रहे और रियासत में किसी ऐसी पार्टी की सरकार बन जाए जिसमें मुसलमानों का जीना और दूभर हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खुफिया मुआहदा किस बात को लेकर हुआ है। बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी वापस लौटते हैं। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। सियासत के खेल भी बड़े निराले होते हैं।
जो कुछ सामने से दिखाई देता है, जमीनी हकीकत से उसका लेना देना कुछ कम ही होता है। राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ तेवर दिखाकर जनता को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि यूपी इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अलग अलग हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। चौथी दुनिया ने इस सच्चाई का खुलासा 1 महीने पहले ही कर दिया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये सीक्रेट पैक्ट क्या है, आइए देखते हैं। ये सौदेबाजी है, हिंदुस्तान की सियासत पर कब्जा करने और अपने वारिसों के फलने फूलने और राज करने की। ये साजिश है आम शहरियों को फरेब देने की। इस मकसद में कामयाब होने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हर नुस्खा कबूल है। इन दोनों के दरमियान ये करार हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही पार्टियां मिलजुल कर हुकूमत बनाएंगी, लेकिन कोई भी आवाम के सामने इस राज से पर्दा उठाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को अपने खुफिया जराये से यूपी में कुछ सीटें बढ़ने की इत्तला क्या मिली, उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कल तक समाजवादी पार्टी के तय नर्म लहजा अपनाने वाले राहुल गांधी को जब ये पता चला कि जनता को शायद इस बात का इल्म हो चुका है कि कांग्रेस ने चोरी छुपे समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट कर लिया है, तो उन्होंने यूपी के आवाम को धोखे में रखने के लिए अपनी पुरानी चाल चलनी शुरू कर दी। वही चाल जिसके लिए कांग्रेस पहले दिन से ही बदनाम है, यानी ओबीसी में मुसलमानों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन का झूठ, या फिर सच्चर कमेटी की तमाम सिफारिशात को लागू करने का झूठ, या फिर ईद मिलादुल नबी के बहाने यूपी के पहले फेज को 3 मार्च तक बढ़वाने का झूठ। कांग्रेस को आगे भी इसी झूठ के सहारे आवाम को बेवकूफ बनाना है। इसलिए राहुल को जैसे ही पता चला कि समाजवादी पार्टी के साथ इसके खुफिया गठजोड़ का इल्म यूपी के आवाम को हो जाने की वजह से बकिया फेज की वोटिंग में कांग्रेस की झोली से कुछ सीटें कम हो सकती हैं, तो राहुल गांधी ने स्टेज पर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी इस खुफिया पैक्ट को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने हमीरपुर की एक इंतखाबी रैली में सबके सामने ये कबूल कर लिया कि यूपी में बीजेपी को इक्तदार से दूर रखने के लिए वो कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन जब लखनऊ अपने दफ्तर में वापस लौटे तो मीडिया के सामने कांग्रेस से किसी भी किस्म के गठजोड़ से इंकार कर दिया। राहुल और मुलायम दोनों की कभी हाँ और कभी ना की हालत ये बताती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। लोकपाल के मुद्दे पर हम पिछले दिनों राज्यसभा में मुलायम का रवैया देख ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस किस्म के सियासी हालात दिखाई दे रहे हैं या वोटरों का जो रुझान है, उसके मुताबिक सूबे में कोई भी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी की हिमायत के बगैर सरकार बना लेगी, ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। समाजवादी पार्टी की सीट 2007 में 97 थी, जो इस बार 135 से 140 तक पहुंचने की बात सियासी तजियादारों की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस की सियासी चाल और राजकाज में तकरीबन 1.5 दहाई तक इलाकाई और कुछ कौमी पार्टियां अहम किरदार निभाती रही हैं। इन पार्टियों ने अपनी शर्तों के मुताबिक कांग्रेस से गठजोड़ करके पहले भी इक्तदार का भरपूर लुत्फ उठाया है और आइंदा भी उठाना चाहती हैं। इन हालात में यूपी में इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान पनपने वाला गठजोड़ क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बंद कमरे में ऐसा कोई करार कर लिया है तो उन्हें इसके बारे में आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि साफ साफ बता देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अब तक न तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के लहजे में इतनी कड़वाहट थी और न ही कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लहजे में ऐसी कोई सख्ती दिखने को मिल रही थी। फिर अचानक दोनों के लहजे में इतनी सख्ती क्यों? मुलायम सिंह यादव एक सीनियर लीडर हैं। किसी बात को कहना और फिर अगले ही पल उससे मुकर जाना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने यूपी में 4 फेज की वोटिंग खत्म होने तक कई बड़बोले नेताओं के साथ सख्ती की तो मौका देखकर कई नेताओं को डांट डपट कर भी काम चलाया। कोई भी वोटर छूट न जाए, इसके लिए काफी दिनों से वो वोटिंग लिस्ट पर काम करा रहा था। वोटिंग डालने के लिए लगातार बेदारी मुहिम चलाकर इलेक्शन कमीशन ने खूब वाहवाही लूटी। इलेक्शन कमीशन की तेजी के सबब ही अब की बार 30 से 35% नए नौजवान वोटरों को अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करने का मौका मिला। 2007 के असेंबली इलेक्शन में कुछ एक असेंबली हलकों में ही 50% का आंकड़ा पार हुआ था। तब औसत वोटिंग लगभग 46% ही रही थी। कुछ मौकों पर इलेक्शन कमीशन के फरमान तनाज़ात का शिकार भी बने। यूपी के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका था जब 4 फेज की पोलिंग इतने पुरअमन तरीके से निपट गई। कहीं कोई नागहानी वाकया पेश नहीं आया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने लीडरों पर शिकंजा कस रखा था, तो दूसरी तरफ मीडिया पर भी उसकी नजर थी।
सियासी पार्टियों के लीडर मीडिया के सहारे मनमानी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ उम्मीदवार इस बार भी मुख्तलिफ अखबारों में पेड न्यूज छपवाने में कामयाब रहे। अभी तक उत्तर प्रदेश में पेड न्यूज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन 38 उम्मीदवारों को नोटिस दे चुका है। वैसे चुनावी मौसम में कुछ अखबार पेड न्यूज की जगह लीडरों के बड़े बड़े इंटरव्यू छापकर अपना मकसद पूरा करते दिखाई दिए। बात इलेक्शन कमीशन के शिकंजे में आए नेताओं की करें तो कमीशन ने जिन लीडरों के ऊपर अपना कोड़ा चढ़ाया उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, कांग्रेस के नेता और मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, बीएसपी के लीडर और वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे ऊपर रहे। सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा और मौर्य को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस देकर सवाल जवाब भी किए। मौर्य के रायबरेली में दाखिल होने पर रोक लगाना कमीशन का अहम फैसला रहा। वहीं कई जिलों में मुख्तलिफ पार्कों में लगी हाथियों की मूर्ति को ढकने के उसके फैसले पर सवालिया निशान भी खड़ा किया गया। खासकर बीएसपी तो इससे नाराज दिखी ही। दूसरी पार्टियों के कुछ लीडरों ने भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को गैर जरूरी करार दिया था। इलेक्शन कमीशन वोटरों का साथी और सारथी बनकर उभरा तो नेताओं को कमीशन की सख्ती काफी नागवार गुजरी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन कई शानदार कारनामे अंजाम देने में कामयाब रहा तो कई जगह उसके फैसले लोगों की समझ से परे भी रहे। लीडरों की मनमानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सख्ती तो दिखाई, लेकिन उसने किसी लीडर को तड़ीपार करने की हिम्मत नहीं दिखाई, सिवाय बीएसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के, जिनके रायबरेली में दाखिले पर रोक लगा दी गई थी। इलेक्शन कमीशन कई जगह कांग्रेसी लीडरों के साथ नरमी से पेश आता हुआ दिखाई दिया, जबकि मुस्लिम रिजर्वेशन समेत तमाम मामलों पर कांग्रेसी लगातार बदजुबानी करते रहे। चाहे कांग्रेस के युवराज रहे हों या फिर दिग्गी राजा जैसे नेता, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी ने लखनऊ की अवामी रैली में पर्ची फाड़कर जिस तरह से आवाम के साथ चीटिंग की, उस पर भी कमीशन को नोटिस देना चाहिए था। अपने ही मंच पर बैठे लीडरों के नामों की लिस्ट को समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो बताकर फाड़ना और भ्रम फैलाना न सिर्फ इंतखाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि आवाम को गुमराह करने का काम भी राहुल ने किया था। अमेठी में प्रियंका के मुकाबले रॉबर्ट वडेरा की रैली में हद से ज्यादा गाड़ियां होने के सबब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मामला मानकर उसको रोकने वाले इलेक्शन ऑब्जर्वर और गोवा के आईएएस अफसर पवन सेन का दूसरे ही दिन गोवा तबादला किए जाने के मामले में भी इलेक्शन कमीशन की काफी किरकिरी हुई। 4 फेज के दौरान ऐसे ही तमाम मौकों पर इलेक्शन कमीशन कभी सख्त तो कभी नरम दिखाई दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथी की मूर्तियां ढकने के फैसले पर जवाबी हमला करते हुए कमीशन से ही सवाल कर डाला कि क्या वो कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ को ढकने, बीजेपी के चुनाव निशान कमल को खिलने से रोकने या फिर समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर पाबंदी लगाने की हिम्मत कर सकता है। एक तरफ वो कमीशन के फैसले से बिफरी हुई थी तो दूसरी तरफ उन्होंने ये कहकर कमीशन की तारीफ भी कर डाली कि इलेक्शन कमीशन ने हाथी की मूर्तियां ढकने का काम करके उनका प्रचार अपने आप कर दिया। बहरहाल बढ़ते वोटिंग फीसद और पुरअमन पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता और कौन बना आज का सबसे बेहतरीन शहरी। बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी लौटते हैं। Ankush Capital, one-stop shop for insurance. We provide professional and quality solutions for health, life and your prestigious assets. For easy claims, contact Ankush Capital. Let's talk about our limitations. It's risky, but we can cover it. I'm not perfect. Just insured by Ankush Capital. We help you gather information, compare prices and apply instantly for health, life and general insurance from leading companies in India. Contact 9211-728141 or email info@ankushcapital.com. नजरों से दूर सत्ता के रहस्य सामने आएगी, छिपी हुई सच्चाई। सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी लेकर आ रहे हैं देश के सबसे निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार संतोष भारतीय। देखिए 2-2 शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर।
वेलकम बैक। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब हम आपको दिखाते हैं वोटर का इशारा, यानी आपका इशारा। लखनऊ यूपी की राजधानी है। रियासती हुकूमत तरक्की के तो लंबे चौड़े वादे कर रही है, लेकिन लखनऊ का एक बड़ा तबका अब भी मायावती और मरकज की सरकारों से खफा है, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने यहाँ के जरदोजी के कारीगरों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उनके लिए सरकारी कार्ड बनवाए थे, लेकिन उनका कोई भी मसला हल नहीं हो सका। इलेक्शन का वक्त है, हर कोई नए वादे कर रहा है, लेकिन लखनऊ के इन गरीबों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं। आखिर यूपी की जनता के दुख दर्द कब कम होंगे? सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए। इलेक्शन न्यूज लाइन में अब वक्त है आज के विनर का नाम बताने का। आज का सबसे बेहतरीन सवाल मुजफ्फरनगर के सिकंदरपुर गांव से मोहम्मद साजिद ने पूछा है। मोहम्मद साजिद का सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी इख्तिदार में आती है तो क्या वो वाकई उर्दू को उसका जायज मुकाम दिला पाएगी? क्या वाकई उर्दू को राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ आवाम की रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा, जिससे मुल्क के मुसलमानों की तरक्की का रास्ता रोशन हो सके? ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि इस मुल्क का एक बड़ा तबका उर्दू जुबान से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा उसकी अनदेखी की जाती है। मोहम्मद साजिद साहब, आपको यह इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। आज के सबसे जागरूक शहरी को डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपने सवाल 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में ENL टाइप करें और अपने सवाल लिखें। साथ ही अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। पांचवें फेज में जो करोड़पति उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें टॉप 10 में 7 कैंडिडेट्स कांग्रेस के, एक समाजवादी पार्टी और बीजेपी के और एक आजाद उम्मीदवार शामिल है। गोविंद नगर असेंबली सीट से आजाद उम्मीदवार बलवीर सिंह के पास 47 करोड़, झांसी नगर के कांग्रेसी उम्मीदवार ब्रिजेंद्र व्यास के पास 24 करोड़, बबीना से कांग्रेस के राजेंद्र यादव के पास 22 करोड़, कासगंज से कांग्रेसी उम्मीदवार सईद शेरवानी के पास 20 करोड़, कांग्रेस के गौरथा से चुनाव लड़ रहे रंजीत सिंह के पास 15 करोड़, जसवंत नगर से कांग्रेस के अजय कुमार यादव के पास 14 करोड़ और पटियाली से कांग्रेस उम्मीदवार वासु यादव के पास 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए कहते हैं, सही जानकारी लीजिए, सियासत का रुख तय कीजिए और सही फैसला कीजिए। जय हिंद।